हेलो दोस्तों, राजनीतिक अखंड भारत या सांस्कृतिक अखंड भारत, किसकी संभावना ज्यादा लगती है आज के माहौल में? सबका जीवन, सबका धर्म आदरणीय है, फिर उससे बड़ा आदरणीय है सबका तरक्की, सबका प्रगति, जो किसी अखंडता में ही संभव है, राजनीतिक या सांस्कृतिक। 15 अगस्त 1947 को जो भारत हमें मिला वह अंग्रेजों के लगभग 200 वर्षों का डोमिनेंस वाला अखंड भारत नहीं था। जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भारत मिलके एक राष्ट्र थे। लगभग 2300 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का अखंड भारत के इन क्षेत्रों पर शासन भी था। तो अब ये दो शब्द अखंड भारत का मायने क्या है? क्या उसी रूप में यह संभव है? कुछ लोग अखंड भारत के आइडिया को स्टूपिड, अनएथिकल और इनह्यूमन भी कहते हैं। तो भारत की बहुत बड़ी आबादी का मानना है कि एक सशक्त और परिपक्व नेतृत्व ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की तरह अखंड भारत के इन क्षेत्रों का सांस्कृतिक राष्ट्रमंडल, कल्चरल कॉमनवेल्थ बना सकता है। स्टूपिड कहने वाले लोगों का तर्क यह है कि एटम बॉम्ब से संपन्न देश भी युद्ध में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे। ताजा उदाहरण है रूस यूक्रेन युद्ध जो 2022 से चल रहा है। तो भारत कैसे अपने पुराने अखंड भारत को एक कर पाएगा? अनएथिकल इसलिए है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को एक गांव एक शहर बना दिया है, जिसमें सबको सबकी जरूरत है। तो युद्ध क्यों? अखंडता के लिए। इनह्यूमन इसलिए कि इस प्रयास में हजारों हजार जानें जाएंगी, खून बहेंगी। 6 और 9 अगस्त को अंतिम बार एटम बम का अब तक इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसमें जो बच जाएगा वह यही कहेगा कि जो नहीं बचा वो ज्यादा भाग्यशाली था। अब लौटते हैं मूल प्रश्न की ओर। क्या अखंड भारत की संभावना है? करोड़ों भारतीयों का एक भावात्मक लगाव है कि यह अखंड भारत होगा। क्या हम गांधार जो अफगानिस्तान बन गया, लेकिन क्या गांधारी के गांधार को भुलाया जा सकता है? क्या तक्षशिला विश्वविद्यालय, सिंधु नदी जो पाकिस्तान में हमेशा हमारी याद में रहेगा? अफगानिस्तान स्थित स्तूप बुद्ध का सबसे ऊंचा स्तूप, व्याकरण विशेषज्ञ पाणिनि, बलूचिस्तान स्थित हिंगलाज माता का मंदिर जो यूनेस्को के धरोहर में से एक है, ये सब भारतीय संस्कृति की अवधारणा है। अगस्त 1947 एक लैंडमार्क दिन और महीना और वर्ष है, लेकिन भारत की विखंडता तो उसके पहले से शुरू हो गई। 1876 में अफगानिस्तान, 1906 में भूटान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से म्यांमार और श्रीलंका, और उसके पहले 1815 और 16 के सुगौली की संधि से ही ब्रिटिश भारत का संपर्क प्रभाव नेपाल से हट गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बटा, जो 1971 में बांग्लादेश बन गया। आजादी के बाद भी तत्कालीन प्रशासन की नीतियों से आजाद कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, और 1962 में हजारों हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना के हाथों लग गया, जो बक्साइट चीन कहलाता है। तो आगे क्या अखंड भारत की बात को भूल जाया जाए? यह कहा जाए कि जो हो गया सो हो गया, जो बट गया सो बट गया। अब तक्षशिला, पाणिनि, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा अब दूसरे की संपत्ति, यह मान लेनी चाहिए। लेकिन अब आते हैं यह वीडियो बनाया क्यों जा रहा है, मूल बात पर। जो क्षेत्र मूल भारत से अलग हुए समय समय पर, वहां अभी रोज अशांति, अस्थिरता, तनाव, उथल पुथल, मार्शल लॉ और प्रतिक्रियावादी सरकारें रही। इससे जनता त्रस्त रही। अब भारत को अपने घर को ठीक रखने के लिए पड़ोस को शांत रखना आवश्यकता है। इस नीति के अंतर्गत वह मानवीय आधार पर इन सभी क्षेत्रों को मदद पहुंचाता रहा है, चाहे कोविड-19 के समय में हो या अभी $4 बिलियन श्रीलंका को दिया, $50 मिलियन मालदीव को दिया, जो भारत विरोध के नारे पर सरकार में आए हैं। जैसे कि कोई छोटा भाई बड़े भाई से नाराज। भारत हमेशा अफगानिस्तान को एक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में मदद करता रहा है।
पाकिस्तान को कहता है कि वो IMF से जो लोन लेता है उससे ज्यादा लोन वो कम शर्त भारत देने को तैयार है। वास्तव में आजकल इकोनॉमिक्स की दुनिया है जिसमें कि अलग अलग क्षेत्र अलग अलग देशों के नाम से भले जाने जाए, इन सबका बाजार एक है। दुनिया का 3 भाग तो जल है, एक भाग में जो जमीन है उसमें अमेरिका महादेश मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन के अंतर्गत अपने क्षेत्र का देखभाल कर रहा है। यूरोप यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत, अफ्रीका अफ्रीकन यूनियन के अंतर्गत। भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें केवल एक ही शक्ति है, भारत, जिस पर सबका नजर है, चाहे वो G20 का मीटिंग हो और बिना ग्रुप ऑफ 7 का सदस्य होते हुए भी उसे स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया जाता है। अब भारत का केवल एक मजबूत नेतृत्व यह सोच ले कि भारतीय उपमहाद्वीप को, इस समान संस्कृति वाले क्षेत्र को एक समान समूह में एक साथ रखा जा सकता है। जैसा कि ब्रिटेन ने अपने 56 उपनिवेशों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रखा है, तो क्या भारत अपने 140 करोड़ जनता और अपने पड़ोस के पुराने अखंड भारत के क्षेत्रों को मिलाकर भारत के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक राष्ट्रमंडल तो बना ही सकता है? क्या भारत की यही आने वाली नीति रहेगी? और सबसे अच्छी बात ये, इन क्षेत्रों के युवा, अखंड भारत के क्षेत्रों के जो युवा शक्ति है वह पुराने घाव, पुराने बंटवारे को भूल जाना चाहती है और वो केवल प्रगति और डेवलपमेंट की बात करती है। यह बहुत जल्दी हो सकता है कि आजाद कश्मीर किसी क्षण भारत के चमक से वो भारत में ही आके मिल जाए। और ये ध्यान रखना है कि 197 देश की यूएनओ में भारत अब 5वें आर्थिक शक्ति से 4थे आर्थिक शक्ति के रूप में होने वाला है। इसलिए हम एक शुभकामना दें अखंड भारत सांस्कृतिक स्वरूप में। है ध्येय हमारा दूर सही, पर साहस भी तो क्या कम है। हम राह अनेकों साथी हैं, कदमों में अंगद का दम है। अखंड भारत सांस्कृतिक भारत के लिए शुभकामनाएं।